वन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा सेशन है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन के टॉप एमसीक्यूज़। ये वीडियो स्पेशली हमारे JKSSB स्टॉक असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप JKSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। वहाँ आपको मिलेंगे डिटेल्ड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट्स और PDF नोट्स। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने मुझसे एप्लीकेशन पर ये टॉपिक्स पढ़े हैं ना तो आज के सारे MCQs आप एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्लास में हमने इन कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। सो लेट्स सी कैसे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें ना, इनमें से कौन है, वो है टाइफाइड। टाइफाइड एस टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है जो गंदा खाना और पानी से फैलता है। अगर हम पोलियो और डेंगू की बात करें ना, ये वायरसेस हैं। और मलेरिया एक प्रोटोजोआ है। अब जब हमने टाइफाइड की बात की जो गंदे पानी से फैलता है, तो चलिए समझते हैं कि ये गंदगी हमारे तक पहुंचती कैसे है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है F डायग्राम पे, कि F डायग्राम, अगर हम F डायग्राम की बात करें ना, ये डायग्राम दिखाता है कि जर्म्स हमारे मुंह तक कैसे पहुंचते हैं। फिंगर्स, फ्लाइज, फ्लूइड्स, फील्ड्स और फूड, इन्हें रोकना ही सैनिटेशन है। ये देखो, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, फिंगर से जर्म्स हमारे माउथ में जाते हैं, अगर फ्लाइज हमारे खाने पे बैठ जाएं, फील्ड्स, फ्लूइड्स एंड फूड, इन रास्तों को रोकना ना बहुत ज़रूरी है। पर कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो मक्खियों से नहीं बल्कि मच्छरों और मक्खियों के स्पेशल स्पीशीज़ से फैलते हैं, जैसे सैंड फ्लाई। अब आगे अगर हम बात करें काला जार, ये किसकी वजह से होता है। तो अगर हम काला जार की बात करें, ये होता है सैंड फ्लाई की वजह से। सैंड फ्लाई के काटने से होता है। स्टूडेंट्स हमेशा एनाफिलिस, मलेरिया और एड्स जो है ये डेंगू में कंफ्यूज हो जाते हैं। सैंड फ्लाई को आपको हमेशा अलग से याद रखना है। सैंड फ्लाई कब होती है? काला आजार में। एनाफिलिस, मलेरिया और एड्स डेंगू। ठीक है। बीमारियां सिर्फ बाहर से नहीं आती, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी है, हमें बीमार कर देती है। तो अब अगर हम आगे बात करें, कौन सी ऐसी विटामिन की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से होती है। ब्लाइंडनेस की बात करें ना, ये बेसिकली होती है विटामिन A की कमी की वजह से, क्योंकि विटामिन A की हमारी आंखों के रेटिना के लिए मैंडेटरी है। इसी की कमी की वजह से ना ज़ेरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर ही रहे हैं तो चलो आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू जैसी खतरनाक जो बीमारी है वो हमारे शरीर में कैसे आ जाती है और क्या उसका असर करती है हमारी बॉडी में। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस है और ये फ्लावी वायरस फैमिली, जो वायरस फैमिली है उसका पार्ट है। इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है एड्स मस्कीटो। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है ना वो तेज़ी से गिरने लग जाता है। जो हमने एप्लीकेशन वाली क्लास में डिटेल में कवर किया था ये पोर्शन की, कैसे डेंगू में क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसका वेक्टर, फिर प्लेटलेट्स कैसे गिरते हैं और क्या उसका होता है, ये हमने अच्छे से और बिल्कुल डिटेल्ड में कवर करा है हमारी एप्लीकेशन वाली क्लास में। ठीक। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने का सबसे पहला और सस्ता तरीका क्या है? हमें अपने हाथ धोने चाहिए। तो अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो है कि क्या आइडियल ड्यूरेशन है हैंड वॉशिंग की, जो कि WHO ने दिए है। WHO कहता है कि सिर्फ हाथ भिगोने काफ़ी नहीं है, 40 से 60 सेकेंड्स तक ढंग से स्क्रब करना भी ज़रूरी है, ताकि सोप माइक्रोब्स की आउटर लेयर को तोड़ सके। अब देखो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स हैं और इसके जो प्रॉपर 9 स्टेप्स थे ना हैंड वॉशिंग के, हमने वो पूरा प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करे हैं। अगर आप भी वो चीज़ें अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पे जाके देख लो। ठीक है। देखो हाथ तो साफ हो गए, पर क्या अब हमारा जो खाना है वो सेफ जोन में है? चलो टेम्परेचर देखते हैं। अब आ जाता है डेंजर जोन टेम्परेचर। क्या होता है हमारे फूड के लिए जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। इस टेम्परेचर ये होती है 5 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। देखो इस टेम्परेचर रेंज में बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल हो जाता है। ठीक है।
इसीलिए खाने को या तो 5 डिग्री से नीचे रखना है या 60 डिग्री से ऊपर। टेम्परेचर के अलावा आजकल खाने में मिलावट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ना। तो खासकर हमारा जो डेली का मिल्क कर्ड मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो क्या होता है, कौन से केमिकल है जो हम यूज़ कर सकते हैं स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए मिल्क या कर्ड में। तो दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए ना स्टार्च मिलाया जाता है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन डालने से अगर कलर ब्लैक हो जाए ना तो समझ जाना इसमें मिक्सचर हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने बाकी बाकी चीज़ों का भी हमने समझा था कि कैसे अडल्ट्रेशन होती है टर्मरिक में और भी काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ के बात करें, देखो खाने की तो सेफ्टी की बात हो गई, अब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, जहाँ पीएच लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमें यहाँ पे पूछा गया है पीएच लेवल ऑफ द वजाइना नेचुरली क्या होता है। ये पीएच एसिडिक होता है जो बैड बैक्टीरिया और यीस्ट इन्फेक्शन को रोकता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए ना तो इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। तो ये क्या है लेवल, ये है 3.8 से लेके 4.4 एसिडिक। पर्सनल केयर के बाद वापस आते हैं किचन पर, क्योंकि हमारी टर्मरिक में भी एक जहरीला केमिकल छुपा होता है। तो चलो उसको देख लेते हैं। मेटानिल येलो इज अ कॉमन टॉक्सिक एडल्ट्रेंट फाउंड इन, ये होता है हमारी टर्मरिक पे। मेटानिल येलो ना एक कैंसर कॉजिंग सिंथेटिक डाई है जो हमारी टर्मरिक को ना ब्राइट दिखाने के लिए मिलाई जाती है। ये हमारे लिवर किडनीज के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अब तक हमने देखा कि बीमारियों से कैसे बचें। अब बात करते हैं उस कचरे की जो इन बीमारियों का घर है। तो आ जाता है इन द 4 R's हायरार्की विच R इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड एंड इफेक्टिव। अब जैसे हमने बात करी थी ना हायरार्की की, हायरार्की का मतलब है प्रायोरिटी। सबसे पहले वेस्ट को रिफ्यूज़ करना, फिर रिड्यूस करना, देन रीयूज़ एंड एट लास्ट रिसाइकिल। तो अगर हम इसमें बात करें कि ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रेफर्ड है तो वो है रिफ्यूज़ करना। सबसे पहला अगर आप मना ही कर दोगे कचरे को तो वो तो आगे उसका प्रोसीजर चलेगा ही नहीं, तो सबसे इफ़ेक्टिव वे ही यही है। लेकिन जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब हमें पता है कि जब हम वेस्ट डालते हैं ना तो हमें बड़ा बोला जाता है कि अलग अलग बिन्स यूज़ करने चाहिए वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि वो ईजिली डिकम्पोज करने में या इंसिनरेशन करने में हमारी हेल्प होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कलर का बिन यूज़ होता है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। देखो जो येलो बिन है वो मोस्टली यूज़ होता है हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। येलो बिन्स इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होते हैं, जैसे बैंडेजेस, ह्यूमन टिश्यूज़ और ब्लड सोक्ड कॉटन्स। इसे डायरेक्टली इंसिनरेशन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और वहीं अगर आप देख लो ग्रीन डस्टबिन होता है बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, ब्लू डस्टबिन ड्राई वेस्ट या फिर रिसाइकलेबल आइटम जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए। फिर रेड डस्टबिन जो हेजार्डियस टॉक्सिन्स जो रिलीज़ करते हैं ना उसके लिए। फिर येलो इज़ फॉर सैनिटरी एंड मेडिकल वेस्ट। एंड फिर आ जाता है ब्लैक या ग्रे जो होता है कि उन चीज़ों के लिए जो सूटेबल नहीं है हमारी रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। अब इस इन्फेक्शियस वेस्ट को ख़त्म करने का सबसे असरदार तरीका क्या है, उसे इंसिनरेट करना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर टू ऐश इज कॉल्ड इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है जो हमारा वेस्ट है ना उसको हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है ताकि वो ऐश बन जाए, ठीक है। इससे ना वेस्ट का 90% तक का वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। पर अगर हम बात करें हर वेस्ट को जलाया नहीं जाता, कुछ को बेसिकली कंपोज भी किया जाता है, खाद में यूज़ किया जाता है, जहाँ से एक ना टॉक्सिक सा वाटर निकलता है। तो अगर हम उसकी बात करें ना वो टॉक्सिक लिक्विड क्या है, वो है लीचेट। अब बात करते हैं ये किस मेथड से वेस्ट डिस्पोजल मेथड से निकलता है। तो अगर हम इसकी बात करें ये बेसिकली होता है सैनिटरी लैंडफिल्स में। लैंडफिल्स में ना जब बारिश होती है ना तो जो पानी है ना वो कचरे से निकलता है तो वो जहरीला हो जाता है, जिसे लीचेट कहते हैं। ये हमारे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। अब हमारी अर्थ को बचाने के लिए हमें कचरे को ना अलग अलग करना होता है।
खासकर वो वेस्ट जो कंपोस्ट बन सके, कंपोस्ट यानी कि खाद बन सके। तो ग्रीन बिन्स जो होती हैं वो स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? वो होती हैं बायोडिग्रेडेबल और वेट वेस्ट के लिए। यानी ग्रीन बिन होता है गीला कचरा जिसको बोलते हैं ना वेट वेस्ट, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए जैसे हो गया हमारी किचन का वेस्ट, और ब्लू बिन होता है ड्राई वेस्ट के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में कवर करी है हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। अब देखो, हमें सॉलिड वेस्ट तो मैनेज हो गया, पर अब जो हमारे घरों और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी है उसका क्या? चलो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर चलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को प्राइमरीली क्या बोलते हैं। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस अच्छे से देखी है ना, तो इसका आंसर आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंडरी स्टेज में ना हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जो वाटर में घुले हुए ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर पानी को साफ कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इसी से हम पानी की गंदगी नापते हैं। अब अगर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अ हाई बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर इंडिकेट्स। अब देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? अगर बीओडी का लेवल हाई है, इसका मतलब है पानी में पोल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया को उसे साफ करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है वाटर इज़ हाईली पोल्यूटेड। और अगर लो है तो इसका मतलब है वाटर में पोल्यूशन कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो आ जाता है द फ्लॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अभी हमने बात की सेकेंडरी ट्रीटमेंट कौन सा होता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। वो फ्लॉक्स जो होते हैं ना, वो किससे भरे हुए होते हैं? ये बेसिकली होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगन फिलामेंट से, ठीक है। फ्लॉक्स बैक्टीरिया का ना वो झुंड होते हैं जो फंगल फिलामेंट्स के साथ मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये सीवेज ट्रीटमेंट का आप मान लो हीरो ही है फ्लॉक्स। लेकिन बैक्टीरिया के काम शुरू करने से पहले पानी से जो मतलब बड़ा सा, मतलब जो बड़े बड़े कंकर हो गए, बड़ा वेस्ट हो गया, मोटा कचरा कहते हैं, और जो मिट्टी है ना उसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होती है हमारी सबसे पहली स्टेज, यानी कि फिजिकल रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रीज, ठीक है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारा, ओके। तो अब याद रखना, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है फिजिकल प्रोसेस, और हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेज है जहाँ फ्लोटिंग डेब्रीज यानी कि प्लास्टिक बॉटल्स एक्सेट्रा एंड ग्रिट यानी कि मिट्टी और सैंड को फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से हटाया जाता है। अब देखो, अगर अब हम पानी की बात कर ही रहे हैं, तो क्या पता है कि टॉयलेट और किचन के गंदे पानी में भी कोई फ़र्क होता है? चलो देख लेते हैं। ग्रे वाटर रेफर्स टू वेस्ट वाटर। ग्रे वाटर किस पानी को रेफर करता है? तो वो रेफर करता है किचन एंड बाथरूम वाले वेस्ट वाटर को। टॉयलेट वाले पानी को बेसिकली कहते हैं ब्लैक वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें पैथोजन ज़्यादा होते हैं। और किचन और बाथरूम के पानी को कहते हैं ग्रे वाटर। क्यों? क्योंकि इसका रीयूज़ करना इजी होता है। रीयूज़ कैसे? आप किचन वाटर को या बाथरूम वाटर को आप क्या कर सकते हो? आप प्लांट्स को दे सकते हो, आप इरिगेशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये रीयूज़ हो जाए और वापस से अर्थ में चले जाएं, ठीक है। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन। अब देखो, हमसे पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो हम सबको पता है ये लॉन्च हुआ था 2014 में। कब? 2 अक्टूबर 2014। ये किन की बर्थ डेट है? ये है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। और ये लॉन्च किसने किया था? ये लॉन्च किया गया था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें है व्हाट डज ODF प्लस सिग्निफाई इन स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। अब देखो, SBM का फेज 1 था ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन का। तो अगर हम ODF प्लस की बात करें ना, इसका मतलब ये था कि गाँव में टॉयलेट्स तो हैं ही साथ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी स्टार्ट करना, ठीक है। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट। वेस्ट मैनेजमेंट में ना कैटल वेस्ट यानी कि जो गोबर होता है उसको हैंडल करने के लिए एक स्पेशल स्कीम लाई थी। उस स्कीम का नाम था द गोबर्धन स्कीम। ये अब अगर पूछ रहे हैं तो कैटल वेस्ट को किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था, तो ये था बायोगैस एंड बायोस्लरी।
इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रा रिसोर्स धन। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये क्या था, ये जो हमारे फार्मर्स के केटल वेस्ट को बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद यानी कि बायो स्लरी में बदलने पर फोकस करता है। अब देखो, गैस तो बन गई, पर इको फ्रेंडली टॉयलेट्स की टेक्नोलॉजी किसने दी? मतलब हमारे देश के सुरक्षा संस्थान ने। ठीक है, कौन है वो? बायोडाइजेस्टर टॉयलेट किसने बताया था? ये बताया था DRDO ने। ठीक है, DRDO ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज़ होता है जो ह्यूमन वेस्ट को पानी और गैस में बदल देते हैं। रेलवेज में ना ये बहुत कॉमन है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज करती है स्वच्छ भारत मिशन को, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? अगर हम इनकी बात करें, ये मिनिस्ट्री है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इनका मेन फोकस है रूरल सैनिटेशन पे, ODF सस्टेनेबिलिटी, सॉलिड और लिक्विड का वेस्ट मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा स्टैंड्स फॉर। ये आशा क्या है? ये है एग्रेडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा ना एक ट्रेंड फीमेल है, कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। ये क्या करते हैं? ये विलेज टू विलेज लोगों और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे बोल सकते हैं कि कुछ होता है ना, कभी कभी कहीं से लोग नहीं आ पाते हैं, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है कि वो इजीली हॉस्पिटल तक ट्रैवल कर सके। कभी कभी गांव से हॉस्पिटल्स दूर होते हैं, तो वहाँ पे ये आशा वर्कर्स आ जाते हैं हेल्प में। ठीक है, अब उसके आगे आता है आयुष्मान भारत। ठीक है, अब आयुष्मान भारत के बारे में तो हम सबको अच्छे से पता है कि क्या है। ये एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है अप टू 5 लाख पर फैमिली। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, अगर आपकी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है ना, तो ये 5 लाख देते हैं आपको पर फैमिली टू यूज़ इट। ये बेसिकली है, आप कह सकते हो, BPL फैमिलीज़ के लिए। बट अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, तो ये 5 लाख पर फैमिली देते हैं। बट इसमें ना कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये एवरीवन कैन यूज़ इट, सब इसका अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम JNK की बात करें ना, तो JNK की सेहत स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे, वो यूनिवर्सल है। मतलब JNK के हर एक परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है इन JNK विच स्कीम प्रोवाइड्स यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल रेजिडेंट्स। हमने अभी बात की, इसका आंसर है सेहत स्कीम। कितना? 5 लाख तक का कवरेज मिलता है हर फैमिली को मुफ्त इलाज के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनानी सुरक्षा योजना प्राइमरीली एम्स टू प्रमोट। अब इसकी बात करें, ये क्यों है? ये है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। JSY के तहत अगर कोई भी मदर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं ना, मतलब अपने, अब हमें पता है कि रूरल में ना ये बहुत कॉमन है कि लोग प्रेफर करते थे पहले टाइम पे, अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पहले टाइम पे लोग प्रेफर करते थे अपने होम में डिलीवरी करना, क्योंकि सबके लिए वही बात आ गई ना, हॉस्पिटल्स जाना सबके लिए ईजी नहीं होता था। अभी तो शायद होता होगा। तो अगर हम इसकी बात करें ना, इसमें क्या था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी रादर दैन होम, आप अगर डिलीवरीज अपनी हॉस्पिटल्स में करवाएंगी ना, तो आपको कैश इंसेंटिव मिलता है, ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो सके। ठीक है, फिर आता है 4Ds इन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या क्या इंक्लूड करते हैं और एक्सेप्ट, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करते हैं वो? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 4 Ds चेक होते हैं। फर्स्ट, डिफेक्ट्स एट बर्थ, सेकंड, डेफिशिएंसीज, थर्ड, डिजीजेस एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट डिलेज। तो उसमें से क्या नहीं है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 Ds में? वो है डाइवोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो बर्थ के टाइम पर दी जाती है TB को प्रिवेंट करने के लिए? तो इस वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन बर्थ के बाद, मतलब एट बर्थ लगाई जाती है। ये एक्चुअली बच्चों को TB से बचाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है मिशन इंद्रधनुष। ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो ये
क्या टारगेट करता है? इसका टारगेट है कि 2 साल तक के हर बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन की सारे ज़रूरी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज होनी चाहिए, ठीक है, ओके। क्योंकि इनमें कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी होते हैं जो सिर्फ एक पावरफुल इंजेक्शन होता है जो 5 से ज़्यादा बीमारियों के साथ लड़ सकता है, ठीक है। फिर आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हाउ मेनी डिजीज। पेंटावेलेंट है, पेंटा से आप नाम याद रख सकते हो 5। ये एक ही इंजेक्शन 5 बीमारियों से बचाता है। कौन कौन सी? डायफ्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है। अब इंजेक्शंस के अलावा ना कुछ टीके जो हैं वो माउथ से भी दिए जाते हैं, जैसे कि डायरिया रोकने के लिए। अगर हम उनकी बात करें, उनमें आता है रोटा वायरस वैक्सीन। ये बच्चों को दी जाती है, क्यों? डायरिया से बचाने के लिए। क्योंकि देखो जो एट बर्थ जो बच्चे होते हैं ना, तो उनमें बहुत कॉमन होते हैं डायरिया की प्रॉब्लम। इसकी वैक्सीन्स को ना ड्रॉप के रूप में दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन ए डोज स्टार्टेड एट व्हाट एज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, कि विटामिन ए की जो डोज है वो किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए? वो स्टार्ट करनी चाहिए 9 मंथ्स में। विटामिन ए की फर्स्ट डोज 9 महीने पर MR वैक्सीन के साथ दी जाती है। MR क्या है? मिसल्स, रूबेला, ठीक है, उसके साथ देते हैं इसकी वैक्सीन। इसके बाद हर 6 महीने पर डोज रिपीट होती है। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स डोज रिपीट होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कौन सा इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो अब अच्छे से पता है, अगर इसका भी आंसर ना दे पाए तो क्या बात है। देखो, अगर अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो वो क्या है? डायबिटीज़। अब हमें पता है डायबिटीज़ किसी से होता नहीं है, हम किसी से ले नहीं सकते बाय एयर, बाय वेक्टर और बाय एनीथिंग। डायबिटीज़ या तो जेनेटिकल होता है, या तो आप आगे जाके अपनी लाइफ में उसको मतलब जैसे होता है ना टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 7 में, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सके कि ये एक हेल्थी लाइफ बहुत ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए एक हेल्थी और सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ORS। ये क्यों यूज़ करते हैं? देखो, ORS बेसिकली यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन इन डायरिया के टाइम, क्योंकि ORS क्या करता है? ये रिहाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को। और हमें पता है डिहाइड्रेशन डायरिया के टाइम क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी से सारा शुगर, सॉल्ट, पानी सब निकल जाता है। तो हमें उससे रिकवर होने के लिए ना रिहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ORS ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं लोग पीना। फिर आता है द मैनटॉक टेस्ट इज़ यूज टू स्क्रीन फॉर विच डिजीज़। अगर हम इसकी बात करें, ये बेसिकली यूज़ होता है TB को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो TB को डायग्नोस करने के लिए ना और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक डायग्नोस करने के लिए नहीं, हम कहते हैं इसका ट्रीटमेंट डॉट्स, ठीक है, पढ़ा है ना हमने, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ओके। नेक्स्ट आ जाता है मलेरिया किस पैरासाइट की वजह से होता है? ये हम सबको पता है, ये होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है। सैल्मोनेला हमने बात की, टाइफाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, फसाई का लोगो ऑन अ फूड प्रोडक्ट क्या इंश्योर करता है? देखो, फसाई का लोगो मेनली ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक हुए हैं खाने के कि नहीं। देखो, फसाई क्या है? फसाई हमारे इंडिया की एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, जो भी, चाहे डेयरी से लेके जो हर चीज़, वो फसाई का लोगों के साथ होती है, ठीक है। आपने हमेशा देखा होगा ऐसा लोगो होता है, ये ग्रीन एक होगा, एक रेडिश में होगा, ग्रीन इंडिकेट्स वेज एंड दिस इंडिकेट्स नॉन वेज, ठीक है। फसाई क्या करती है? फसाई हमें बताती है कि क्या ये चीज़ सेफ़ है या नहीं है। कोई भी फूड आइटम अगर मार्केट में आ रही है ना, तो वो सबसे पहले फसाई के चेक के अंदर से जाती है, क्योंकि फसाई सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इंडिया का टारगेट ईयर क्या है ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए? वो 2025 था, बट अब इसको ग्लोबल टारगेट को 2030 सेट कर दिया गया है, ठीक है। इसके इलाज के लिए ना बेसिकली डॉट्स का ट्रीटमेंट यूज़ होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में गंदा पानी और जहरीले केमिकल्स भी हमें बीमार करते हैं, जैसे कि पैरा, ये मर्क्यूरी।
मिनामाता डिसीज इज कॉज्ड बाय पॉइजनिंग ऑफ विच एलिमेंट। अगर हम इस डिजीज़ की बात करें ना, ये बेसिकली होती है मर्क्यूरी से। ठीक है, मर्क्यूरी से मिनामोटा होता है, कैडमियम से इताई इताई होता है। ये दोनों हैवी मेटल पॉइजनिंग है। ठीक है, ये क्या है, मेटल पॉइजनिंग टर्म्स है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इताई इताई डिजीज़ किससे होती है, कैडमियम से। ये भी मेटल पॉइजनिंग डिजीज़ है। ओके, नेक्स्ट, विच गैस इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इन बायोडाइजेस्टर टॉयलेट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स किसने बनाए थे, डीआरडीओ ने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डॉट्स थेरेपी। वन सेकेंड, इसका आंसर है मिथेन, आई एम सॉरी। ठीक है, और ये बनाया किसने थे, डीआरडीओ ने। ओके, नेक्स्ट, डॉट्स थेरेपी किसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अब मुझे लगता है मैंने इतनी बारी इस लेक्चर में बोल दिया ना डॉट्स थेरेपी कि अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, टीबी। और ये डॉट्स थेरेपी है क्या, इसका मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। इसमें बेसिकली पता है क्या होता है, अब टीबी वाले लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने मेडिकेशंस खाई फिर छोड़ दी। इसमें क्या होता है, एक जो वर्कर होता है, हेल्थ वर्कर, वो आपके साथ बैठता है और आपको उसके सामने बैठ के आपको मेडिकेशन लेनी होती है। ठीक है, टीबी। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड टीबी डे। कब मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे हम मनाते हैं हर साल 24 मार्च को। क्यों, ताकि इंडिकेट कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें टीबी के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है कौन सा बिन यूज़ करते हैं, रेड वेस्ट यानी कि प्लास्टिक, ग्लव्स, आईवी ट्यूब्स इन हॉस्पिटल्स के लिए। तो इसका आंसर है रेड। ठीक है, फिर आ जाता है इंसिनरेशन ऑफ पीवीसी प्लास्टिक इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। देखो, पीवीसी प्लास्टिक को क्यों इंसिनरेट नहीं करते हैं, क्यों उसको जलाते नहीं है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि वो डायऑक्सिन्स और टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं, इसीलिए। वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं, मार्च 16 को। ठीक है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे पूछी गई है ना, और जो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाई थी, ये आपको डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ना अक्सर इन डेट्स पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना वर्ल्ड हाइजीन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैरीज अ पैथोजन बट शोज नो सिम्टम्स इज कॉल्ड। अब जो एक इंसान है जो पैथोजन यानी कि कोई बैक्टीरिया कैरी कर रहा है बट उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैरियर। ठीक है, अब आ जाता है आभा आईडी यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। वो कितने नंबर्स का है, वो बेसिकली होता है 14 डिजिट्स का। ठीक है, जहां आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स डिजिटली सेव रहती हैं। ठीक है, ये इजी है क्योंकि आपको एक ही जगह पे आपका पूरा डिजिटलाइज्ड प्लान मिल जाता है, मेडिकल एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, इसीलिए। अब हाइड्रोफोबिया इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज़। तो वो हम सबको पता है, वो रेबीज़ का है प्रॉब्लम। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जब हमें पता है कि जो रेबीज़ वाला जिसको रेबीज़ हो जाती है ना, वो इंसान पानी से बहुत डरता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। फिर आता है स्कर्वी। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, स्कर्वी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हम स्कर्वी के कुछ मतलब सिम्टम्स की बात करें ना, इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं फटीग, देन गम डिजीज़। ठीक है, कि गम डिजीज़ यानी कि स्वोलन या ब्लीडिंग गम्स, फिर जॉइंट पेन, स्किन हेमरेजेस एक्सेट्रा। इसको ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है विटामिन सी सप्लीमेंट्स देना, डाइटरी चेंजेस करना। और ये बेसिकली क्या किन में होती है, मैलनरिश्ड लोगों में, जो एल्डरली हों थोड़े और जिनकी बड़ी रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स होती है, उनमें होती है ये बेसिकली। नेक्स्ट देखेंगे कि किसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो ये हुआ था 1985 में। इसका मेन मोटिव था कि 12+ डिजीज़ के लिए ना फ्री वैक्सीनेशंस लगानी है इन्फेंट्स प्लस प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ये पार्ट है हमारे नेशनल हेल्थ मिशन का। ठीक है, ये इसका मेन गोल है बच्चों को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाना, जैसे टीबी हो गया, डायफ्थेरिया, टेटनस, पोलियो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ना, ये सबसे लार्जेस्ट था मतलब प्रोग्राम,
जिसमें ऑलमोस्ट 2.67 करोड़ न्यूबॉर्न्स एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स को एनुअली ये वैक्सीनेशन दी गई थी, ठीक है। और अगर इसकी फंडिंग की बात करें, ये 100% गवर्नमेंट फंडेड था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है November 19 को, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि टॉयलेट कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ कितनी इम्प्रूव होती है, हाइजीन का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वाशियरकोर इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये होती है बेसिकली प्रोटीन्स की इनसफिशिएंट इनटेक से, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एडीमा यानी कि स्वेलिंग होती है, फैटी लिवर, देन स्किन चेंज होती है। ये बेसिकली बच्चों को अफेक्ट करती है जो कुछ ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी हो, ठीक है। इनमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, डिस्टेंडेड बेली, जैसे ऐसे ऐसे हो जाती है ना कभी कभी बेली बाहर की तरफ, डिस्टेंडेड बेली, फटीग, हेयर और स्किन में चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है द वेक्टर फॉर जीका वायरस एंड चिकनगुनिया एज, तो ये है एड्स एजिप्टो मस्कीटो, ठीक है। एंड अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस MCQ सीरीज़ का। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए। जब आपको लगती है ना तो आपका ब्लड क्लॉट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये किसका काम है, ये काम होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें चोट लगती है तो ये वहाँ जाकर एक ना जाल बनाकर खून को बहने से रोकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स का होना हमारी बॉडी में, ओके। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के 60 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने ये सेशन स्टार्ट से एंड तक देखा है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब नेक्स्ट लेवल पर होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया और आप चाहते हैं कि आप और अच्छे से ये चीज़ें पढ़ सकें तो एक बार ज़रूर हमारी एप्लीकेशन पर जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और साथ में अब ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या था, ठीक है। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।